मानव जीवन मजबूरियों से शुरू होता है और मजबूरियों पर ख़त्म होता है। हम इंसान अक्सर अपने हालात की वजह से वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम कुसुम है। मेरे पापा अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे। उनके नाम का सिक्का चलता था। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उन्होंने मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं अर्श से फर्श पर आ गिरूँगी। ये गर्मियों की बात है। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और सबसे ज़्यादा मैं खुश थी क्योंकि मुझे अपने घर में कोई हल्ला गुल्ला करने वाला चाहिए था। मैंने पूरे 14 दिन पहले से ढोलक बजाना शुरू कर दिया था और किसी ने मुझे मना भी नहीं किया था क्योंकि मैं घर की लाडली बेटी थी। मैं तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिर रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले मेरी भाभी के मायके वाले आए थे। वो शादी में दिया जाने वाला दहेज पहुंचाने आए थे। मेहमानों में भाभी के 2 भाई थे और उनके अलावा कुछ और लड़के भी थे। मम्मी पापा ने ही उन लोगों का स्वागत किया था। मैं उस तरफ नहीं गई थी क्योंकि मेरा लड़कों में कोई काम नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि किसी की नज़र मुझ पर पड़ चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। मैं तो अपनी ही मौज मस्ती में थी। मेहमान चले गए थे। मैं भाभी के दहेज का सामान देखने आई थी। एक से बढ़कर एक चीज़ थी। मम्मी बहुत खुश हो रही थीं। कहने लगीं, यूँ तो हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही हमारे घर में इस सामान को रखने की गुंजाइश है, लेकिन गुंजन के माँ बाप ने इतना दहेज दिया है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का कि सब तरफ चर्चे हो रहे हैं। गुंजन के माँ बाप ने इतना दहेज देकर हमारा नाम ऊंचा कर दिया। मम्मी की बात सुनकर मैं दंग रह गई। सोचने लगी, कितनी गंदी सोच है। किसी के दिए से ना भला होता है, ना ही किसी के किए से नाम ऊंचा होता है। इज्जत और शोहरत देना तो भगवान के हाथ में होता है। भगवान के पास तो हर चीज़ के खजाने होते हैं। फिर हम इंसान अपने भगवान से ही क्यों नहीं मांगते हैं। दुनिया वालों की दी हुई इज्जत भी भला कोई इज्जत है। लेकिन सारी बातें मेरे दिल में ही रह गईं। मम्मी से कह ना सकी क्योंकि फिर मम्मी नाराज़ हो जाया करती थीं और कहती थीं कि कुसुम, अपनी पढ़ाई लिखाई का रौब मुझ पर मत झाड़ा करो। खैर, मैंने सर झटका और शादी के बारे में सोचने लगी। मैंने भाई की शादी के लिए सारी तैयारियां कर रखी थीं। मेरे पास एक से बढ़कर एक चीज़ मौजूद थी, इसलिए ख़ुद को बहुत रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो शादी के टाइम पर बाज़ारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस पूरा दिन हल्ला गुल्ला करने में ही निकल जाता था। उस दिन भी ढोलक की रस्म पूरी करने के बाद मैं रात के करीब 11 बजे कमरे में आई थी। थकावट की वजह से आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी थी और फ़ौरन सो गई थी। अभी शायद नींद कच्ची थी क्योंकि मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये ऐसा एहसास होता है जो इंसान को नींद में भी महसूस होता है। मैं हड़बड़ा कर उठ गई थी। मेरे पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आने वाली रोशनी से मैं देख सकती थी कि कमरे में एक साया है। मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई भूत है और ये ख्याल आते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरपोक थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ रही थी। मेरी चीखें सुनकर बाहर हलचल मच चुकी थी। मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी कि कुछ ही देर में सब लोग कमरे में आ जाएंगे और वो भूत भी भाग जाएगा। लेकिन वो साया अब भी ज्यों का त्यों मेरे कमरे में खड़ा हुआ था। वो नहीं भागा था। मैं उसे साफ साफ देख सकती थी कि वो मेरे सामने खड़ा है। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बहुत सारे लोग कमरे में आए। किसी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वो भूत अब एक लड़का बन चुका था। सब लोग हक्का बक्का से खड़े उस लड़के को देख रहे थे। मैं भागकर पापा के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, पापा मुझे बचा लो, पता नहीं ये कौन है। मेरे पापा के रिएक्शन अजीब हो चुके थे। उनके माथे की नसें तन गई थीं। गुस्से से बोले, कौन हो तुम और मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो। लड़का बोला, अंकल जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं गुंजन का कजिन हूँ। उस दिन दहेज पहुँचाने जो लोग आए थे उनमें मैं भी था। उस दिन जब मैं घर जाने लगा तो कुसुम ने मुझे एक पर्ची दी थी। उस पर एक नंबर लिखा था और साथ में ये भी लिखा था कि रात को फ़ोन ज़रूर करना। मैंने कुसुम को फ़ोन किया तो वो बोली कि मयंक तुम मुझे पसंद हो, पहली ही नज़र में तुम मेरे दिल को भा गए हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। और अंकल जी आप तो जानते ही हैं कि जब लड़कियाँ खुद से फ्री होने की कोशिश करें, लड़कों के पास आने की कोशिश करें तो फिर लड़के कहाँ पीछे रहते हैं। मेरी और कुसुम की बातें फ़ोन पर होने लगी थीं। कुसुम मुझे कमरे में भी बुलाती थी। मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। वो मुझसे कहती है कि तुम अभी के अभी मेरा रिश्ता मेरे मम्मी पापा से मांग लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मैं खुद से ऐसा कदम उठाऊँगा नहीं। हाँ, रिश्ता मांगने के लिए अपने मम्मी पापा को भेज सकता हूँ
और फिर अभी इसी वक्त इसने इसी बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम बहाने कर रहे हो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। बस इसी बात पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे इनकार की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। मैं चाहता तो उसके चीखने चिल्लाने से डरकर भाग सकता था, लेकिन मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, डरने वाली क्या बात है। और फिर अब तो हम रिश्तेदार हो ही जाएंगे। मैं कल ही अपने मम्मी पापा को अपना रिश्ता लेकर भेजूंगा। मयंक नामी वो लड़का ये कहकर मुड़ने लगा तो मेरे बड़े भाई सुरेश ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे रोक लिया। उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए सुरेश भाई ने उसकी नाक पर ऐसा घूंसा मारा कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। उसकी नाक से बहते खून को देखकर मैं होश में आई थी, नहीं तो उसके लगातार झूठ बोलने से ही मैं सकते में चली गई थी। होश में आते ही मेरे मुंह से यही निकला, पापा ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं। पता नहीं ये लड़का कौन है और मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। सुरेश भाई उस लड़के को लगातार पीट रहे थे और वो लड़का पिटते हुए भी यही कह रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपनी माँ बाप की कसम खाने को भी तैयार हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर मैं चीख पड़ी थी, भगवान के लिए इतना तो मत गिरो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। एक जरा सी बात के लिए तुम उन दोनों की कसम खाओगे जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए। अगर माँ बाप की झूठी कसम खाओगे तो तुम्हारी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। कुछ तो शर्म करो। मेरी बात सुनकर वो लड़का बोला, कुसुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। फिर वो सुरेश भाई से बोला, सुरेश भाई मैं कुसुम को मान सम्मान दूंगा, उसे अपने घर की इज्जत बना लूँगा। बस आप अभी के अभी पंडित जी को बुलवाकर हमारी शादी के मंत्र बुलवा दें और शादी कर दें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बात कान खोलकर सुन लें, मैं और कुसुम आपको बदनाम कर देंगे। हम मौका देखते ही घर से भाग जाएंगे। मेरे पापा ने मुझे कहर भरी नज़रों से घूरा था और मुझे खुद से दूर धकेल दिया था। मेरे भाई भी मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देख रहे थे। पापा गुस्से से दहाड़ते हुए बोले कि इससे तो अच्छा था मेरे घर में बेटी पैदा ही ना होती। अपने भाइयों की और पापा की नफ़रत देखकर मैं सदमे से निढाल हो गई थी। मेरे चौथे नंबर वाला भाई बोला, पापा इन कमीनों की यही सज़ा है, इनको मारकर इनकी लाश को कुत्तों को खिलाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरी मम्मी सहम गई थीं। वो फ़ौरन आगे बढ़ी और पापा के पैरों में बैठ गईं और पैर पकड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे मत मारो। अगर आप उसे सज़ा देना ही चाहते हैं तो यही सज़ा दें कि उसकी शादी इस लड़के से करवाकर इस घर से निकाल दें। मम्मी की बात सुनकर गम और गुस्से से मैं बिलबिला गई थी। मेरी आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मैंने मम्मी के पैर पकड़ लिए और बोली, मम्मी भगवान के लिए ये जुल्म मुझ पर ना करें, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो मयंक नामी लड़का बोला था, ये तुम क्या कह रही हो कुसुम, इस मुश्किल घड़ी में तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कुसुम, तुम अभी शायद ये डर की वजह से कह रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे फिर से फ़ोन करोगी, मुझसे फिर बात करोगी। तुम मुझसे इतनी जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ सकती हो, क्योंकि तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि तुम मेरे साथ घर से भागने के लिए भी तैयार हो। मयंक की बातें सुनकर मेरे पापा ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा था। अपने पापा की आंखों में इतना गुस्सा देखकर मैं सहम गई थी। इस मुश्किल घड़ी में सबने मुझसे आंखें फेर ली थीं और अपने घर की बेटी का विश्वास करने की बजाय उस अजनबी लड़के की बातों में आ गए थे। सब मयंक की बातों पर विश्वास कर रहे थे। मेरा मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, आखिर क्यों मयंक की बातों पर विश्वास किया गया, क्यों मेरी बातों को झूठा ठहरा दिया गया। क्योंकि मयंक मर्द था इसलिए। हमारे समाज में औरतों को मर्दों के बराबर कहा जाता है, लेकिन मर्दों के बराबर इज्जत नहीं दी जाती। हमेशा औरतों को ही हीन भाव से देखा जाता है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। चरित्र की बात आए तो औरत के चरित्र पर ही उंगली पहले उठती है, मर्द तो साफ बच जाता है। पापा बोले, अभी कभी पंडित जी का इंतजाम करो और उनकी शादी करवा कर इन्हें घर से निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों कुछ गलत हो सकता है। इतना सुनते ही मैं डर से थरथर कांपने लगी। मैं भला कैसे उस इंसान से शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मैं पापा के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, पापा बेशक आप मुझे जान से मार दें, लेकिन इस इंसान से मेरी शादी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं पापा के पैरों पर ही थी कि तभी सुरेश भाई ने मुझे बालों से उठाया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोले, ये सब तो तुम्हें इस लड़के को कमरे में बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे लगता है इस लड़के से तुम्हारा दिल भर गया है, इसीलिए तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो और कल को किसी दूसरे लड़के को रात के अंधेरे में कमरे में बुलाने लगोगी। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी इज्जत से खिलवाड़ करने का।
मैं रोती रही, चीखती रही, सफाइयाँ देती रही, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। और फिर वही हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी शादी उस मयंक नाम के लड़के से करा दी गई और मुझे रात के अंधेरे में ही घर से निकाल दिया गया। हवेली की दहलीज पार करते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। दुख इस घर को छोड़ने का नहीं था, दुख तो इस बात का था कि मैं उस घर से बेइज्जत और अपने चरित्र पर दाग लेकर निकली थी। मैंने मयंक की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मयंक ने मेरा हाथ पकड़ा और उस बड़ी सी हवेली से मुझे बाहर ले आया और एक बड़े आलीशान घर को छोड़कर मैं एक दो कमरे के छोटे से मकान में आ गई। मयंक ने कमरे को पहले से ही सजा रखा था। उसने मुझे सजे हुए बेड पर बैठने को कहा। मैंने गुस्से से मयंक को जोर से धक्का दिया था और उस बेड पर पड़े फूलों को नोच नोच कर फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गई थी। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी हालत देखकर मयंक रोने लगा और मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, कुसुम, मुझे माफ़ कर दो। जो भी कुछ मैंने किया वो बहुत बड़ी मजबूरी में किया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं जिस दिन गुंजन दीदी का दहेज पहुंचाने घर गया था, उसी दिन मेरी नज़र तुम पर पड़ गई थी और तुम्हें देखते ही मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। वो पहली नज़र की मोहब्बत थी जो मुझे तुमसे हो गई थी। उसके बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया। उस दिन दिल की गहराइयों से मैंने तय किया था कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सीधे तरीके से कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि कहाँ तुम महलों में रहने वाली और कहाँ मैं 2 कमरों के छोटे से मकान में रहने वाला गरीब इंसान। भले ही मैं गुंजन दीदी का रिश्तेदार हूँ, लेकिन हैसियत में उनसे बहुत कम हूँ। मेरे पापा बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ ने गुंजन दीदी के घर पर नौकरों की सी जिंदगी गुजारी थी। फिर तुम्हारे अमीर माता पिता एक नौकरानी के बेटे से अपनी इकलौती बेटी की शादी कैसे कर देते? कुसुम, बचपन से लेकर अब तक मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने मुझे कोई भी मेरी फरमाइश पूरी की हो, और एक खिलौना भी मेरी माँ मुझे खरीद कर नहीं दे पाती थी। मैं हमेशा दूसरों के बच्चों के टूटे फूटे खिलौने से ही खेला हूँ। बचपन से लेकर अब तक इतने दुख उठाए हैं कि मेरे अंदर दुखों का एक नासूर बन गया है। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम मेरे इस नासूर की दवा हो। प्लीज़ कुसुम, मुझे ऐसे मत ठुकराओ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मैं वादा करता हूँ पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा, कभी भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी इजाज़त नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊँगा। हमेशा मैं तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह रहूँगा। जिस दिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत जागेगी, उसी दिन तुम्हारी रजामंदी से हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मयंक मुझे तसल्ली देने के इरादे से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और ज़ोर से चीखी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मयंक मुझे बेबसी से देखता हुआ उठकर कमरे से बाहर चला गया। मयंक के जाते ही मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। एक ही रात में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। सब कुछ छीन लिया था मुझसे। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरे सपने, सब कुछ मुझसे दूर हो गए थे। मयंक मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन ऐसी मोहब्बत का करना ही क्या था जिसने मुझे बदनाम कर दिया। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। मैं एकदम खामोश होकर रह गई थी। न बोलती थी, न कुछ बात करती, बस ज़िंदगी को जिए जा रही थी। मुझे मयंक से इतनी नफरत थी कि मैं बता नहीं सकती। उसका चेहरा जब जब देखती तो मेरे अंदर चिंगारियाँ सी उठने लगतीं। हालांकि मयंक अपने वादे पर डटा हुआ था। वो मेरे करीब नहीं आता था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इस छोटे से मकान में भी शहजादियों की तरह रखेगा, और उसने ये करके भी दिखाया था। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता, मेरे आगे पीछे घूमता रहता, मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाता, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धोता था। लेकिन हर निकलते दिन के साथ मेरी नफ़रत मयंक के लिए और भी बढ़ती जाती थी। आखिर वही तो था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। फिर भला मैं उसे कैसे माफ़ कर देती? मेरे सिर पर एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अपने माँ बाप की नज़रों में खुद को बेगुनाह साबित कर दूं। एक दिन मयंक बोला, कुसुम, मुझसे कुछ फरमाइश करो, मुझसे कुछ तो कहो। अंदर ही अंदर अपराध बोध से मैं घुटता रहता हूँ। शायद तुम्हारे कुछ कहने से मैं खुद को कुछ हल्का महसूस करूँ। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे माँ बाप से जाकर कहो कि तुमने सब कुछ झूठ बोला था। मेरी बात सुनकर मयंक बोला, ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। लेकिन जरा ये तो सोचो, ये सब करने से फ़ायदा क्या होगा? उस घर में तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं थी। उन लोगों को अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास होता तो क्या वो यूं राह चलते एक आदमी से तुम्हारी शादी कर देते? अगर उनकी नज़रों में तुम्हारी कोई भी इज्जत औकात होती तो वो तुम्हारा विश्वास करते, मेरा नहीं। तुम्हारे साथ तो उन्होंने कितने साल गुजारे थे, और मुझे देखे तो हुए तो कुछ ही मिनट हुए थे।
कुछ मेरी बात का विश्वास करो। अगर तुम्हारे घर का नौकर भी तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नौकर की ही बात मानते, तुम्हारी नहीं। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया और एक अनजान व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी कर दी। मयंक की बातें सुनकर मैं अंदर तक हिल गई। ठीक ही तो कह रहा था मयंक, इसमें गलत क्या था? मेरे माँ बाप ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, जबकि एक राह चलते का विश्वास कर लिया। मयंक मेरा गुनहगार था तो मेरे घर वाले भी उतने ही गुनहगार थे। उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया था। उन्होंने दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंका था। अब ये मयंक के ऊपर था कि वो मुझे कैसे रखता। और रही बात मयंक की, तो वह मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की। हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखता, हर वक्त मेरे आगे पीछे डोलता रहता। धीरे धीरे मयंक की मोहब्बत मेरे दिल में पनपने लगी और शादी के 3 महीने होते होते मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। मयंक तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मुझे बाहों में उठाकर जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे ओंठों को चूम लिया। मयंक की इस हरकत पर मैं हड़बड़ा गई। ठीक था, मैंने अपना इजहार मोहब्बत किया था। मयंक मुझे अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर मैंने मयंक के आगे समर्पण कर दिया। मैंने सोचा 3 महीने से मयंक इंतज़ार कर रहा है, इसलिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मयंक मेरा बहुत ध्यान रखता, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे साथ मेरा एक सगा रिश्ता जुड़ने वाला था। मयंक भी मेरा बहुत ध्यान रखता, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, वैसे वैसे मयंक का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। वो चुप चुप रहने लगा था, मुझसे बहुत ही कम बात करता। मैं कोई बात करती तो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे देता। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने मयंक से पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? मेरी बात सुनकर वो बोला, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आने वाले बच्चे को लेकर परेशान हूँ। सोच रहा हूँ हम 2 से 3 हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। आने वाले बच्चे का खर्च मैं कैसे पूरा करूँगा, बस यही सोचकर परेशान रहता हूँ। मयंक की बात सुनकर मैं हंस दी और कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देने वाला तो भगवान है। अगर उसने हमें दुनिया में भेजा है तो खाने के लिए भी ज़रूर देगा। तुम ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों का मयंक पर कुछ असर नहीं हुआ। वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैं उसको बहलाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं नाकाम रही। और फिर एक दिन मुझ पर मयंक की हकीकत खुल ही गई। वो आने वाले खर्च को लेकर परेशान नहीं था, बल्कि उसका मन मुझसे भर चुका था। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। एक रात मैंने अपने कानों से सुना, मयंक किसी लड़की से फ़ोन पर बातें कर रहा था और उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान ही खींच ली हो। जो इंसान मुझ पर अपनी जान लुटाता था और मेरे कदमों के नीचे अपनी हथेलियाँ बिछाता था, वो आज किसी और से इश्क कर बैठा था। मुझसे उसका दिल भर गया था। मैं टूट कर बिखर चुकी थी। माँ बाप का घर तो पहले ही छूट चुका था, अब पति भी अपना नहीं रहा। अब तो मयंक ने घर आना भी बहुत कम कर दिया था। आता भी तो मुझसे बहुत कम बात करता। मैं अपनी ज़िंदगी को यूं ही धकेल रही थी। मेरे पास जीने का कोई मकसद था तो वो था मेरा आने वाला बच्चा। और फिर उन्हीं दिनों मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी को देखते ही जैसे मेरे अंदर जीने की उमंग आ गई थी। मैंने उसका नाम सिमरन रखा। अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद जगी थी कि हो सकता है मयंक सीधे रास्ते पर लौट आए, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी थी। मयंक तो अब और भी ज़्यादा शेर हो गया था। वो मुझ पर हाथ उठाता, मुझे मारता पीटता। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने भी कह दिया, जब तुम्हें यही सब करना था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों प्यार का नाटक किया मेरे साथ? तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मेरा इतना कहने पर मयंक ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मेरा सर दीवार से लगा और सर फट गया। बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। मजबूरी में मयंक मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। गली के नुक्कड़ पर बैठने वाला कोई छोटा मोटा सा डॉक्टर था। उसकी दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ, जख्म और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। मयंक दोबारा से मुझे उसी डॉक्टर के पास ले गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी कि मेरा घाव तो सूख गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा दूध भी सूख गया। मेरी बच्ची अब भूख से पूरा दिन रोती रहती। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। एक दिन मैंने मयंक से कहा कि बच्ची दिन भर भूखी रोती रहती है, इसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर दो। इस पर मयंक ने गुस्से से कहा, मेरी तरफ से तुम माँ बेटी मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अब तुम दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। सिमरन अभी सिर्फ 2 महीने की थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। आंखों में आंसू आ गए और भगवान से शिकायत कर बैठी कि हे भगवान, जब तूने मुझे यही दिन दिखाने थे तो तूने इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में क्यों भेजा?
मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने खुद ही उसके लिए दूध का इंतजाम करने की सोची। हमारे घर से कुछ ही दूर पर एक मेडिकल स्टोर था। मैं उस मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई और उससे दूध का डिब्बा मांगा। उसने मुझे दूध का डिब्बा दे दिया और जब पैसों के लिए कहा तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उस मेडिकल वाले से कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज़ मुझे दूध का डिब्बा उधार दे दो, बाद में मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। उस मेडिकल वाले ने कहा, इस दुनिया में कोई भी हसीन औरत मजबूर नहीं हो सकती। तुम ये दूध का डिब्बा ले जाओ, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर भी ले जाओ और अपना फ़ोन नंबर दे जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूँगा। उस समय मुझे सिर्फ अपनी भूख से बिलखती बच्ची ही दिखाई दे रही थी। जब उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा तो मैंने फ़ौरन नंबर दे दिया और उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया। मेरा फ़ोन नंबर लेकर उसने जब अपना फ़ोन नंबर मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरे हाथ उस पर्ची को लेते हुए कांप रहे थे। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं कोई गलत काम करती, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। दूध लेकर मैं घर आ गई। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल गया, लेकिन मैंने उस मेडिकल वाले को फ़ोन नहीं किया। अगले दिन उस मेडिकल वाले का फ़ोन आ गया, लेकिन उसने हालचाल पूछने के बाद फ़ोन रख दिया। मैंने भी सुख का सांस लिया कि चलो आज तो इससे पीछा छूटा। 3 दिन बाद दूध का डिब्बा ख़त्म हो गया तो मुझे मजबूरी में फिर से मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा। मेडिकल वाले ने मुझे बिना पैसों के ही दूध का डिब्बा दे दिया और कहा, बस एक शर्त है, मुझसे फ़ोन पर बात करते रहना। एक बार मेडिकल वाले से बात कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मयंक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरे हैरत की हद न रही जब मयंक ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मयंक इतना बेगैरत हो गया है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बातें करे और उसे गुस्सा ना आए। और एक दिन तो हद ही हो गई। जब मयंक को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसी मेडिकल वाले के पास लेकर गया और उससे बोला, मेरी बीबी को एक रात के लिए रख लो, लेकिन मुझे 20,000 रुपये दे दो। मयंक की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी थी। मयंक, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या तुम्हारे अंदर गैरत बिल्कुल मर गई है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम होश में तो हो कि क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनकर मयंक बेशर्मी से हंसा था। नहीं आती शर्म, बताओ क्या करोगी? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, अगर तुम मुझे वो पैसे दे दो तो मैं तुम्हें मेडिकल वाले के पास नहीं भेजूंगा। मैं रोने लगी। मैं क्या करती, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दूध के डिब्बे भी उसी मेडिकल वाले से लेकर आती थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेडिकल वाला पैसे लेकर मुझे अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि अब तक उस मेडिकल वाले से मेरी जब भी बात होती थी वो बस मेरा हाल चाल लेकर ही फ़ोन रख देता था, कोई भी गलत बात मेरे साथ नहीं करता था। वो मुझे बहुत ही शरीफ लगता था। लेकिन मेडिकल वाले की बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई जब उसने मयंक को 20 की जगह 30,000 रुपये देकर मुझे रात के लिए अपने पास रखने को कहा। मयंक पैसे लेकर और मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया था। मेडिकल वाला मेरा हाथ पकड़कर मेडिकल के अंदर ले गया। मेरे शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी, मैं उसके पीछे खींचती हुई चली जा रही थी। उस मेडिकल वाले ने मुझे अंदर लाकर बिठा दिया। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। मेरा रोना गिड़गिड़ाना देखकर उस मेडिकल वाले ने मेरे हाथ पकड़ लिया और बोला, घबराओ मत, तुम तो मेरी छोटी बहन की जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, आराम से रिलैक्स होकर बैठो और लो ये पानी पियो। मैं हैरत से उस मेडिकल वाले को देखने लगी। आखिर कौन था ये मेडिकल वाला जो मुझे फ्री में दूध के डिब्बे भी देता था, रोज़ मेरा हाल चाल पूछता था और आज उसने मेरी इज्जत भी बचाई थी। मैं उस मेडिकल वाले के चेहरे को ताक रही थी, तभी वो बोला, कुसुम पानी पियो और अंदर कमरे में जाओ। मेडिकल वाले की बात सुनकर मैं फिर से डर गई। आखिर ये मुझे अंदर क्यों भेज रहा है? लेकिन वो बोला, घबराओ मत, एक बार अंदर जाओ। उसकी बात मानकर मैं अंदर कमरे में गई तो दंग रह गई। सामने ही दीवार पर एक फ्रेम में फ़ोटो लगी हुई थी। उस फोटो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये तो फ़ोटो मेरी माँ की थी। मैं जल्दी से भागती हुई बाहर आई थी और बोली, ये सब क्या है? आखिर कौन हो तुम? मेडिकल वाला बोला, कुसुम, तुम भले ही मुझे न पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। तुम किस हालात में रह रही हो सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी ही हवेली का एक नौकर हूँ। एक रात जब हम सोकर उठे तो पता चला कि हवेली की इकलौती बेटी की मौत हो चुकी है। हम सब नौकरों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कुसुम बिटिया से ही उस हवेली में रौनक थी। मालिकों ने कह दिया कि कोई भी कुसुम का मुंह नहीं देखेगा। भला कुसुम बिटिया का मुंह देखने के लिए मालिक लोग मना क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेकर हम नौकरों में कानाफूसी शुरू हो गई थी, लेकिन हम सब लोग खामोश हो गए और हम कर भी क्या सकते थे, हमारी औकात ही क्या थी। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी देकर अपने क्वार्टर में आया, तभी बड़ी मालकिन मेरे पीछे पीछे आ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि बीरू, तुम हमारे सबसे पुराने नौकर हो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरी बात इधर उधर नहीं कहोगे।
ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। फिर बड़ी मालकिन ने बताया कि कुसुम बिटिया जिंदा है। उसके भाइयों ने लालच में आकर मेरी बेटी को पहले बदनाम किया और फिर उसे इस घर से निकलवा दिया। मेरे बड़े बेटे ने उस दिन किसी लड़के को लाकर कुसुम के कमरे में भेज दिया। ये सब उसकी चाल थी। उसकी बीबी के दूर का रिश्तेदार था वो लड़का। कुसुम रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके पापा ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसकी शादी उसी लड़के से करवाकर उसे घर से निकाल दिया। वो कुसुम से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उसे जिंदा घर से जाने दिया। नहीं तो हमारे यहाँ जो लड़कियाँ अपने माँ बाप की नाक कटवा देती हैं, उन लड़कियों की जान ले ली जाती है। लेकिन मालकिन, सुरेश बाबू ने ऐसा क्यों किया? अपनी ही बहन को बदनाम करके आपके बेटों को क्या मिला? फिर मालकिन ने मुझे बताया था कि ये सब उन्होंने लालच में आकर किया था। मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा ने वो पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर दी थी और ये बात तुम्हारे भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो उस हवेली पर सिर्फ अपना कब्जा रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकलवा दिया। प्लान तो उनका तुम्हें जान से मरवाने का था, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मोहब्बत में आकर तुम्हें जिंदा ही घर से निकाला था। बीरू बाबा के मुंह से ये बातें सुनकर मैं समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। रोऊं इस बात पर कि मेरे अपने सगे भाई ही मेरे दुश्मन बन बैठे, और हंसूं इस बात पर कि मेरी माँ को मुझ पर विश्वास हो गया था कि मैं गलत नहीं थी। मैंने रोते हुए बीरू बाबा से कहा, मुझे मेरी माँ का नंबर दो, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। मैंने अपनी माँ से बात की। माँ की आवाज़ सुनते ही मैं रोने लगी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी को भी रोना आ गया था। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं बेकसूर थी, मैं गलत नहीं थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बच्ची कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब सच सामने आ गया है। जो कुछ किया धरा है वो सब तुम्हारे भाइयों का है। मैंने पूछा, मम्मी, क्या पापा को हकीकत पता चल चुकी है? मम्मी ने बोला, नहीं, अभी तुम्हारे पापा को नहीं पता, लेकिन शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारे सामने ही सारी हकीकत का खुलासा करूँगी। फ़ोन रखकर मैंने बीरू बाबा को धन्यवाद किया और बोली, बाबा, जो आपने मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। बीरू बाबा मुझे बताने लगे कि तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम कुसुम का पता लगाओ और उसका ध्यान रखो, उसे कोई परेशानी ना हो। मालकिन के कहने पर मैंने तुम्हारे घर के आसपास ही ये मेडिकल शॉप खोल ली। मैं तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए रोज़ अपने भतीजे से फ़ोन पर बात करवाता था। मैंने मालकिन को बोला भी था कि आप अपने बेटों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो, तो मालकिन ने कहा था कि मुझे डर है कहीं ऐसा करने से मेरे बेटे कुसुम को जान से ही ना मार दें। मैं बीरू बाबा के साथ मेडिकल शॉप से बाहर आई। बाहरी दरवाजे पर बीरू बाबा का वही भतीजा खड़ा था जो फ़ोन पर मेरी खबर लेता था। मैंने बीरू बाबा और उस लड़के का धन्यवाद किया और घर आ गई। मुझे देखते ही मेरी बेटी रोने लगी थी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दिल में सुकून था कि शाम तक मेरे माता पिता भी आ जाएंगे और मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाएंगे। शाम को मम्मी पापा आ गए थे। मेरे पापा को देखते ही मयंक डर से थर थर काँपने लगा था। पापा ने आते ही गुस्से से मयंक से कहा था, मयंक, सच बताओ, मुझसे कुछ भी छुपाया तो बहुत बुरा होगा। पापा के गुस्से के बावजूद भी मयंक कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर पापा ने ढेर सारे नोट मयंक के सामने रख दिए और बोले, क्या मेरी पत्नी जो कह रही है वो सच है? क्या मेरी बेटी बेकसूर है? मुझे सच्चाई बताओ। लालची मयंक पैसे देखते ही उसकी लाट टपकने लगी थी और उसने सारी सच्चाई खोलकर सामने रख दी। उसने कहा कि सुरेश के कहने पर ही वो कुसुम के कमरे में गया था। कुसुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। कुसुम बेकसूर है। इतना सुनते ही मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, कुसुम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा न करके एक गैर आदमी पर भरोसा किया। मुझे सज़ा दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने अपने पापा के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहा, पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो हालात उस समय बने थे उसमें कोई भी माँ बाप यही डिसीजन ले सकते थे जो आपने लिया, और फिर मेरे लिए तो यही सब कुछ है कि आप लोगों को पता लग गया कि मैं निर्दोष थी। उसी समय पापा ने मेरी बेटी को गोद में उठाया और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो कुसुम बेटा, अब तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकोगी। बहुत सह लिया तुमने, हमारे साथ घर चलो। फिर मयंक से कहा कि मेरी बेटी को तलाक देकर आज़ाद कर देना और ज़िंदगी में कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और फिर मैं अपने घर आ गई, अपने मम्मी पापा के घर। मेरे भाइयों को पापा ने ये सज़ा दी कि उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो आपके बेटे हैं, आपके बुढ़ापे का सहारा, उन्हें इस तरह अपने आप से बेदखल ना करें, लेकिन पापा ने मेरी ना सुनी। अगले दिन बीरू बाबा हमारे घर आए थे। साथ में उनका वही भतीजा जो मुझसे फ़ोन पर बात करता था वो भी आया था। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे पास आई। कहने लगी, कुसुम बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए एक ऐसे लड़के से जो तुम्हें सच्ची मोहब्बत दे।
मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं सिमरन की परवरिश करूंगी और यूं ही उम्र काट दूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। मर्दों से मेरा विश्वास उठ गया है। फिर मम्मी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हम चाहते हैं तुम बीरू के भतीजे समीर से शादी कर लो, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने एकदम चौंक कर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी को लगा शायद मुझे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए कहने लगी, कोई बात नहीं कुसुम, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कहकर मम्मी चली गई। मेरी आंखों में समीर का चेहरा घूमने लगा। बहुत ही अच्छा लड़का था। जब भी दूध लेने के लिए जाती थी तो दूध का डिब्बा निकाल कर दे देता और दिन में 2-3 बार मुझे फ़ोन ज़रूर करता था। जब भी बात करता तो उसकी बातों में ऐसा अपनापन होता जैसे मेरा कोई बहुत अपना मुझसे बात कर रहा है। दिल में फैसला करके मैं सुकून से सो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को समीर से शादी के लिए रजामंदी दे दी। मम्मी खुशी से फूल उठी, कहने लगीं, कुसुम मुझे पूरा यकीन है तुम समीर के साथ खुश रहोगी। तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। पापा को भी समीर बहुत पसंद था। धन दौलत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्हें तो बस ऐसा दामाद चाहिए था जो उनकी बेटी को खुश रख सके। अगले ही दिन बहुत ही सादगी से मेरी और समीर की शादी करा दी गई। और समीर से शादी करने के बाद मैंने जाना कि खुशियाँ क्या होती हैं, पति का प्यार क्या होता है। समीर ने मुझे इज्जत और सम्मान दिया जो पत्नी का हक होता है। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। मेरी बेटी को भी उसने अपना लिया था और उसे भी बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत दी जो उसको अपने सगे बाप से मिलनी चाहिए थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।